हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ एड्स. सो इसमें हमने पढ़ना है कि एड्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे फैलता है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं. सो व्हाट इज़ एड्स? बेसिकली एड्स क्या होता है ये अपने नेम से ही डिनोट कर रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अब जो इसकी जो ये फुल फॉर्म है ना, हम इसी से समझते हैं कि एड्स क्या होता है. ठीक है. फर्स्ट वर्ड है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड मीन्स कि एड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें जेनेटिकली अपने फादर या अपनी मदर से नहीं मिलती. हम अपने लाइफ टाइम के ड्यूरिंग कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें एड्स हो जाता है. तो ये एक एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, बाय बर्थ प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड थिंग, इट इज़ अ इम्यूनो डेफिशिएंसी. इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होती है? देखो, अब हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? आर्मी है. अगर कोई भी दूसरी कंट्री हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगी तो हमारी आर्मी क्या करेगी? उसके साथ लड़ेगी, उसके साथ फाइट करेगी और अपने जो सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी. तो इसी तरीके से अब हमारी बॉडी है, उसे भी तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए ना. ऐसे तो अगर हमारे पास कोई आर्मी ही नहीं होगी तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी हमारी बॉडी को अटैक करेगा और हम हमेशा बीमार ही रहेंगे. तो हमारी जो बॉडी है उसको बीमारियों से बचाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है? हमारी आर्मी. और उस आर्मी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या काम करती है? अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा माइक्रोब जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, अगर वो हमारे अंदर एंटर कर जाता है तो इम्यूनिटी उसको रिकॉग्नाइज करती है कि भाई ये तो मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये बाहर से आया है, ये फॉरेनर है. अब जो बाहर से आया होता है हम उसको थोड़ा अलग ट्रीटमेंट देते हैं, अलग स्पेशलाइजेशन देते हैं ना. कोई भी स्पेशल मेहमान अगर हमारे घर में आता है तो हम उसकी भी तो अलग से प्रिपरेशन करते हैं. ऐसे ही हमारी बॉडी भी प्रिपरेशन करती है उस मेहमान के लिए जो हमारी बॉडी को हार्म करने आया है, और उसके अगेंस्ट अपने सोल्जर्स खड़े करती है ताकि वो उसको पहचान सके, उसके साथ फाइट कर सके और हमें बीमार होने से बचा सके. तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी. अब देखो, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही डाउन हो जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाएंगे. हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, कफ, कोल्ड, फीवर वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो हमें हमेशा हमारे अराउंड रहेंगी क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या हो चुकी है? बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है. तो एड्स के अंदर क्या होता है? हमारी जो इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है हमें, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, वो डेफिशिएंट हो जाता है. लास्ट थिंग इज सिंड्रोम. सो सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम इज़ अ सेट ऑफ सिम्टम्स. मतलब कि एड्स के अंदर हमें कोई सिर्फ एक सिम्टम नहीं होगा. जैसे कि टाइफाइड के अंदर बेसिकली हमें बुखार हो जाता है, हमें थकावट महसूस होती है. ऐसा कुछ एड्स के अंदर नहीं होता. एड्स के अंदर मल्टीपल सेट्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं. शुरू में जब एड्स का वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी कुछ और टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, थोड़े टाइम के बाद कुछ और सिम्टम्स शो करेगी, और देन जब फाइनली हमें एड्स हो जाता है, जब हम लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, देन कुछ और सिम्टम्स शो करेगी. तो ये एक सिंड्रोम है जिसके अंदर मल्टीपल सेट्स ऑफ सिम्टम्स हमें मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ओके. सो बेसिकली ये था कि एड्स होता क्या है. वर्ल्ड एड्स डे. वर्ल्ड एड्स डे ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली पूछ लेते हैं कि जो वर्ल्ड एड्स डे है वो कब होता है. वो 1 दिसंबर को होता है. ईयर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लर्न रखो कि 1 दिसंबर को हमारा वर्ल्ड एड्स डे होता है. नाउ हिस्ट्री ऑफ एड्स. देखो, अब हमने एड्स तो पढ़ लिया, अब ये भी तो पढ़ना है ना कि ये हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में आया कहाँ से. तो कहाँ से आया ये? इसकी शुरुआत हुई थी, इसके पीछे एक स्टोरी है. इसकी बेसिकली 1920s में आया था एड्स फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्नाइज हुआ था. कहाँ पे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री थी कॉन्गो. वहाँ पे जो वहाँ की नॉर्मल ह्यूमन पॉपुलेशन थी उसके अंदर वायरस एंटर किया था एड्स का. और कैसे किया था? फ्रॉम द चिंपैंजीज ब्लड. ठीक है.
कैसे किया था? अब क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमंस थे वो हंटिंग करने गए चिंपैंजी के लिए, ताकि वो उसको मार सकें और उससे मतलब उसकी हंटिंग करने के लिए मान लीजिए कि जंगल में गए। अब वहाँ पे वो चिंपैंजी उसको मारा तो उसको क्या हुआ, ब्लड आने लगा। तो जब वो ह्यूमन के ऊपर अटैक करने आया तो चिंपैंजी के ब्लड से जो वायरस था, चिंपैंजी के ब्लड के अंदर वो वायरस है और वो वायरस वहाँ से ह्यूमन के अंदर एंटर किया, क्योंकि चिंपैंजी ने मान लीजिए कि नेल्स मारे या फिर कुछ भी मारा ह्यूमन को, उसके ऊपर अटैक किया, तो वहाँ से जो उसकी बॉडी के ऊपर जो ब्लड लगा हुआ था वो कहाँ चला गया, ह्यूमन के अंदर। तो उस दौरान क्या हुआ था कि अफ्रीका के अंदर जनरल एक एक केस है, केस स्टडी है कि उसमें वायरस एंटर कर गया था ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। बट जो फर्स्ट रिकॉर्डेड केस था जो हमारे सामने आया था वो कब आया था, 1980s में। कहाँ पे, अमेरिका में। अमेरिका में भी होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन के अंदर जो गे पॉपुलेशन होती है, इसीलिए उस टाइम पे इस डिज़ीज़ को क्या नेम दिया गया था, ग्रिड। उस टाइम इसको एड्स नहीं बोलते थे, ग्रिड बोलते थे। ग्रिड का मतलब गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो सिर्फ गे पॉपुलेशन के अंदर यानी कि होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन के अंदर नोटिस की गई थी, जो एड्स था। बट उस टाइम पे इसको क्या बोलते थे, ग्रिड। देन 1983 के अंदर अनदर केस रिकॉर्ड हुआ हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन के अंदर। हेट्रोसेक्सुअल मतलब मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। तब ये बात सामने आई थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ गे पॉपुलेशन के अंदर ही होगा, होमोसेक्सुअल्स में होगा। ये जो डिजीज़ है ये हेट्रोसेक्सुअल पर्सनस को भी हो सकती है, मेल के अंदर भी हो सकती है और फीमेल के अंदर भी हो सकती है। तो बेसिकली जो हमें हमें चीज़ याद रखनी है वो क्या रखनी है कि जो फर्स्ट केस रिकॉग्नाइज हुआ था वो 1980s में हुआ था अमेरिका के अंदर। ओके, नाउ कम्स टू द कोज ऑफ एड्स, कि एड्स होता तो है, हमने पढ़ लिया एड्स क्या होता है, बट क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वो खतरनाक प्राणी है, ये वो इंडिविजुअल है जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है। ये जो HIV देख रहे हो ना आप, ये ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। यानी कि जो ये HIV होगा, ये वायरस जब ह्यूमन के अंदर एंटर करता है तो ये बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके, जिसकी वजह से बेचारा हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, वो इसके अगेंस्ट लड़ाई नहीं कर पाता। ठीक है, HIV होता क्या है, HIV बेसिकली एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस वो वायरसेस होते हैं जिनके पास अपना खुद का RNA भी हो सकता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल, हो सकता नहीं है, होता है। RNA इज एज अ जेनेटिक मटेरियल प्लस द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम होता है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करना। अब देखो हमारा जनरल जो सेंट्रल डोगमा होता है वो क्या कहता है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, ये हमारा DNA है, DNA से क्या बना, RNA, RNA से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स। ठीक है, बट जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ये ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन को कैसे रिवर्स करेगा, DNA टू RNA किससे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से, और RNA से प्रोटीन किस प्रोसेस से बनता है, ट्रांसलेशन से। ठीक है, तो बट ये इस प्रोसेस को रिवर्स कर देगा, DNA से RNA बनाने की बजाय RNA से वापस क्या बना देगा, DNA। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो HIV का बेसिक फंक्शन क्या होता है, HIV क्या करेगा कि ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए आर्मी का काम करता है। अगर हमारे देश की आर्मी ही, हमारी बॉडी की आर्मी ही नहीं रहेगी तो हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा भाई। ठीक है, तो इसीलिए जो HIV है वो हमारी डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स के ऊपर ही एक्ट करता है, ताकि हमारे सारे के सारे सोल्जर्स क्या हो जाएं, मर जाएं और हमें बचाने वाला कोई ना हो। ठीक है, अगर हम HIV के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बच्चे देखो HIV के स्ट्रक्चर में हमें 2-3 चीज़ें ही मेन याद रखनी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं याद रखना। एक चीज़ कि इसके अंदर RNA होता है एज अ
जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए जीनोम होगा। सेकंड थिंग, इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर देगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट? उसके जो न्यूक्लियर रीजन में है। न्यूक्लियर रीजन के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके साथ आरएनए के साथ कौन होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देन हमें क्या चीज़ याद रखनी है? जो थर्ड चीज़ हमें याद रखनी है वो है GP120। GP120 क्या होता है? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि इसकी वायरस की मेम्ब्रेन के ऊपर, जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है, लिपिड एनवेलप होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एज अ रिसेप्टर। देखो अगर हम देखें तो बेसिकली ये एक न्यूक्लियर रीजन है, इसके अंदर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसके साथ हमारे पास क्या है? ये यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। और बाहर जो बाहर वाली एनवलप है, लिपिड लेयर है, इसके पास क्या होंगे? रिसेप्टर्स, ठीक है। इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोल रहे हैं? GP120। ये रिसेप्टर क्या करेंगे? जो वायरस है उसको ह्यूमन के जो इम्यून सेल्स हैं उनके साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो मेनली एक डॉकिंग साइट होती है, यानी कि ये वो चीज़ है जो फिट हो जाएगी। जैसे ताले के अंदर हम चाबी फिट करते हैं ना, एक ताला होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर की होती है, तो ऐसे ही जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनके पास भी डॉकिंग साइट्स होती है। ऐसे ही जो वायरस है, वायरस के पास भी क्या होगी? ऐसी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर ऐसे रिसेप्टर्स होंगे जो दूसरे सेल के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन कम्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से ही ना हमारी कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको बहुत डाउन फील कराया जाता है। और क्यों डाउन फील कराया जाता है पॉपुलेशन को? क्योंकि देखो, अगर किसी पर्सन को एड्स है ना, तो हम कहेंगे नहीं भाई उसके पास नहीं जाना, उसको एड्स है, वो खांस देगा, वो छींक देगा तो हमें एड्स हो जाएगा। अगर उस पर्सन से हैंडशेक करोगे तो हमें एड्स हो जाएगा। या फिर उस पर्सन के आप कोई भी यूज़ करी हुई चीज़ को अगर टच करोगे तो एड्स हो जाएगा, उसके साथ बैठ के खाना खाओगे तो एड्स हो जाएगा। तो ये बहुत सारे मिथ हैं जो एड्स के बारे में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से जिन पर्सन्स को एड्स होता है ना, हम उन्हें बिल्कुल अपनी सोसाइटी से दूर कर देते हैं। बट ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज जो एड्स है वो कभी भी हैंडशेक करने से या किसी ऐसे पर्सन को जो इन्फेक्टेड है उसके पास बैठने से या फिर उसके साथ उसके क्लोथ शेयर करने से, या आप ये बोलो कि उसके साथ बैठ के खाना खाने से आपको एड्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करते तब तक आपको एड्स नहीं होता। अब वो बहुत बड़ी गलतियाँ क्या होती है? जनरल एक ऐसी मिस्टेक्स होती है जिनको हम बड़ी मतलब इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ टाइम में, हम इतना ध्यान नहीं देते। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं? देखो, फर्स्ट नंबर इज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये सबसे बड़ा एक मेन रीज़न है जो कि एड्स के फैलने का है, क्योंकि एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। यानी कि जो जनरल एड्स का जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होता है, लाइक सीमेन हो गया, वेजाइनल सिक्रीशन हो गई। तो इनमें क्या होगा कि जहाँ पे बेसिकली लिक्विड की क्वांटिटी होगी ना, वहाँ पे एड्स बहुत जल्दी, यानी कि एड्स का जो वायरस होता है वो बहुत जल्दी एंटर कर जाता है उस जगह से। सेकेंड थिंग इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। देखो, जब भी कोई भी कभी भी ट्रांसप्लांट्स होते हैं, हम किसी को अपना ऑर्गन डोनेट करें या फिर किसी को ब्लड ही, जनरली आप ये बोलो कि किसी को खून की ज़रूरत होती है, अगर हम उसको ब्लड डोनेट करते हैं, अगर हमारा ब्लड HIV पॉजिटिव है, तो जिस पर्सन को हमने ब्लड डोनेट किया है उस पर्सन को अगर हम वो ब्लड चढ़ाते हैं तो वहाँ पे HIV उस बॉडी के अंदर भी फैल जाएगा और पूरी तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा, क्योंकि HIV उसके इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। तो बेसिकली जो ब्लड हम डोनेट करते हैं ना, ब्लड बैंक्स के अंदर एक जो टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी ब्लड हम अपने ब्लड बैंक के अंदर ले रहे हैं उसके अंदर HIV वायरस नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे जनरली वो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है सो दैट कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं वो बहुत सेफ़ हो सके। उसी तरीके से हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम भी करते हैं कि जो HIV पॉजिटिव पर्सन होता है कभी भी उसके ऑर्गन्स किसी दूसरे पर्सन को नहीं दिए जाते।
थर्ड थिंग इज शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स लाइक इन केस ऑफ ड्रग अब्यूज़। अब देखो, जो पर्सन है जो ड्रग्स लेते हैं वो एक टाइम के बाद ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। अब तो वो जो इन्फेक्टेड नीडल, अगर वो नीडल पहले किसी एड्स वाले पर्सन ने यूज़ की होगी ना, तो वहाँ पे उस पर्सन को क्या हो जाएगा, उसको भी उस नीडल के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर भी कौन सा वायरस एंटर कर जाएगा, HIV वायरस। लास्ट थिंग इज़ फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई मदर है उसको पहले से एड्स है, एड्स नहीं बोलोगे आप, HIV इन्फेक्शन बोल सकते हो कि HIV इन्फेक्शन है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके फीटस को बहुत ज़्यादा खतरा होता है उससे जो वो वायरस है उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने का। बट वहाँ पे समटाइम्स जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करती है, वो नहीं पास करने देती है HIV वायरस को बेबी के अंदर। बट ड्यूरिंग डिलीवरी कई बार हो जाता है कि जो ब्लड है वो मिक्सअप हो जाता है मदर और फीटस का, तो वहाँ पे क्या होगा कि वायरस फीटस की बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाता है। देन इन केस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, देखो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी एक लिक्विड सिक्रीशन है। अगर कोई एड्स पॉजिटिव मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है तो वहाँ से भी बेबी के अंदर क्या जाएगा, HIV वायरस एंटर कर जाएगा। तो ये जो चार है ना, ये चारों बहुत हाई रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन के। तो इन चारों चीज़ों की वजह से अगर हम ये चार गलतियाँ इग्नोर ना करें, अगर बहुत ध्यान दें, तो हम क्या कर सकते हैं, HIV के इन्फेक्शन को होने से रोक सकते। अगर हम इन चार गलतियों को ध्यान रखें अपनी लाइफ टाइम में, तो हम एड्स से बच सकते हैं। ओके। देन जो HIV वायरस है वो हमारी बॉडी को हार्म कैसे करता है। देखो, अभी हमने ये पढ़ा था, या ये अभी हमने बात की थी कि जो HIV है ना, वो हमारे सबसे पहले हमारी आर्मी के ऊपर अटैक करता है, यानी कि हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर। तो जो हमारे इम्यून सेल्स होंगे वो कौन होंगे, टी हेल्पर सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। ये वो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के जो कि हमें किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के काम करते हैं। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ये एक टाइप के, आप ये बोलो कि हमारी बॉडी को जगाने का काम करते हैं कि चलो चलो, एक वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है, हमें उससे जाके लड़ना है और उसको मारना है। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे, अपने साथ अपनी सेना को इकट्ठा करेंगे, यानी कि बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट्स को जाके जगाएंगे कि उठ जाओ, मैंने एक वायरस को देखा था जो हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, अब हमें जाके उससे फाइट करनी पड़ेगी वरना वो हमें ख़त्म कर देगा, हमें मार देगा और हमारी पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा और हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर देगा। तो टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट जो HIV है ये इन्हीं टी हेल्पर सेल्स के ऊपर अटैक करता है आके। देन सेकेंड वन आर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आर द फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसिटिक सेल्स मतलब कि ये हमेशा तैयार बैठे रहते हैं कि कोई भी आए और मैं सीधा उसको खा जाऊं। जैसे कि लॉयन होता है ना, लॉयन के सामने अगर कोई छोटा बच्चा जाएगा तो वो डरेगा कि ये मुझे खा जाएगा, क्योंकि लॉयन बहुत खूंखार दिखता है। ऐसे ही मैक्रोफेजेस भी बहुत खूंखार टाइप के सेल्स होते हैं। जो भी वायरल इन्फेक्शन करने वाला माइक्रोब इनके सामने आएगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या XYZ कुछ भी हो, ये सीधा उसको खा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये फॉरेनर है, ये बाहर से आया है, तो ये उसको खाने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। लास्ट वन है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स भी सेम यही काम करते हैं, ये भी हमारी बॉडी से इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने का काम करते हैं। तो देखो HIV अटैक कैसे करता है हमें। मान लीजिए कि ये वायरस है, ठीक है, ये आया, इस वायरस के पास क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो है इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और दूसरा है इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये दो चीज़ें लेके आएगा अपने साथ। और इस डायग्राम में देखो, जो ये रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस मतलब HIV, ये आया और यहाँ पे इसकी टिप पे क्या प्रेजेंट होगा, GP120। ठीक है, GP120 इन सेल्स के पास जाके अपना रिसेप्टर ढूंढेगा। जो टी हेल्पर सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, इनके पास जो रिसेप्टर होता है वो रिसेप्टर होता है CD4।
CD4 रिसेप्टर होगा। जो GP120 रिसेप्टर होता है ये CD4 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, यानी कि यहाँ पे GP120 होगा और यहाँ पे CD4 होगा। तो ये दोनों रिसेप्टर क्या करेंगे, एक लॉक है और दूसरा उसकी की है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जाके क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे, और बाइंड करने के बाद जो वायरस है वो हमारे इम्यून सेल, यानी कि जहाँ पे ये एनिमल सेल लिखा हुआ है ना, एनिमल सेल का मतलब होता है कोई भी टी हेल्पर सेल या मैक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल, कोई भी सेल हो सकता है, उसके साथ आके अटैच करेगा उसके रिसेप्टर के साथ, और अपने जो उनका आरएनए है उसको इनकॉर्पोरेट कर देता है ह्यूमन इम्यून सेल के अंदर। अब ये आरएनए क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा बदमाश होता है। जैसे कि टेररिस्ट होते हैं ना, टेररिस्ट क्या करेंगे, किसी दूसरी कंट्री में जाके टेरर फैलाने की कोशिश कर दिया, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया, कहीं पे हाईजैक कर लिया, कहीं पे किसी पर्सन को मार दिया, तो ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं ना, ऐसे ही ये क्या करेगा, जो वायरल डीएनए होता है ये भी एक टेररिस्ट की तरह होता है। जब ये हमारे ह्यूमन इम्यून सेल के अंदर आ जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है, जाके उसको डराता है, धमकाता है कि ओए तू अब चुप बैठ जा, तू अपना काम नहीं करेगा, मैं अपना काम करूँगा, और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है। उसको जाके बोलता है कि तेरे पास जो जो हथियार है ना वो रख दे, और जो अब मैं कहूँगा तू सिर्फ वही करेगा। तो हमारी यानी कि जो होस्ट मशीनरी होती है उसको पूरी तरीके से जो वायरल डीएनए है वो अपने कब्जे में ले लेता है, और क्या करेगा, हमारी ही मशीनरी का यूज़ करके, हमारे ही हथियारों का यूज़ करके अपनी सेना को बढ़ाता है। यानी कि एक वायरल डीएनए, एक आरएनए बहुत सारे आरएनए बना लेगा, ठीक है। जो अपना डीएनए है इसने इनकॉर्पोरेट किया हमारे डीएनए के अंदर, और अब ये डीएनए क्या करेगा, न्यू आरएनए प्रोड्यूस करेगा, और वहाँ से जो न्यू प्रोटीन्स हैं, न्यू वायरस हैं, वो बन जाएंगे, और एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो जाएगी जिसके अगेंस्ट बेचारे हमारे इम्यून सेल कमज़ोर पड़ जाते हैं। हाँ, हम थोड़े बहुत, अब अगर हमारी सेना के अंदर 100 मेंबर हैं, 100 आर्मी सोल्जर्स हैं, तो उसमें से 100 में से बेचारे 90 तो क्या करेंगे, लड़ भिड़ के मर कट के मर जाएंगे, लेकिन 10 ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे, वो अपनी एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, लाइक उनकी गन पावर, उनके जो हथियार होते हैं, उनके वेपन्स होते हैं, वो क्या होती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगी, फाइट करेगी उनकी तरफ से। तो वो एंटीबॉडी बेचारी 10 है, और सामने वायरल डीएनए कितने हैं, 1000 लाख, तो उनके सामने बेचारी वो 10 एंटीबॉडी क्या कर पाएंगी, तो वो भी लास्ट में थक जाती हैं, वो हार जाती हैं, और जो पूरा वायरल डीएनए है वो अब हमारे शरीर के सेल्स को एक के बाद एक जो ये न्यू बन रहे हैं ना आरएनए, ये अब जाके नए इम्यून सेल्स को अटैक करेंगे सेम इसी मेथड से, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर वायरल डीएनए इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो हमारा खुद का डीएनए होता है वो वर्क करना बंद कर देता है, खुद के प्रोटीन्स बनने बंद हो जाते हैं, और पूरे शरीर के अंदर वायरस फैलने लग जाता है। इस तरीके से जो HIV है वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर अटैक करके अपना कब्जा कर लेता है। हाँ, एक चीज़ और, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो हमारे इम्यून सेल्स के अंदर एंटर करता है, वो कौन होता है, वायरल आरएनए। बट इस आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो वायरल डीएनए होगा फिर ये जाके होस्ट जीनोम के अंदर एंटर करता है, क्योंकि हमारे अंदर तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, बट वायरस के पास क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे क्या करेगा, उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो हमारे होस्ट जीनोम, जो हमारा होस्ट का जो जीनोम है, यानी कि हमारा जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, उसके साथ जाके उसकी मशीनरी को टेक ओवर करके अपने प्रोटीन्स बनाने शुरू कर देता है, जिसकी हेल्प से वो अपनी न्यू वायरल जो उनकी आर्मी है उसको तैयार करेगा, और बाकी के हमारे इम्यून सेल्स को भी डैमेज करता चला जाएगा। नेक्स्ट आर सिम्टम्स। अब सब कुछ हो गया भाई, HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, हमारा इम्यून सिस्टम बेचारा वीक हो गया, अब
हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया? देखो, जो एड्स होता है वो HIV की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। बट ऐसा नहीं है कि अब मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर HIV एंटर कर गया तो भाई मुझे एड्स हो गया, ऐसा नहीं होता। जो HIV एंटर करता है, जब HIV हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उसको एड्स में कन्वर्ट होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। यानी कि आप ये बोलो कि 5 to 15 या फिर 5 to 20 ईयर्स लग जाएंगे उसको एड्स में कन्वर्ट होने में। इस दौरान 5 से 15 सालों में, 15-20 सालों में ऐसा क्या होता है, क्या हमें पता ही नहीं लगता कि हमें एड्स है? नहीं पता लगता, क्योंकि एड्स एक बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। एड्स बिल्कुल लास्ट में जाके होता है। सबसे पहले HIV एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, धीरे 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 हमारी इम्यूनिटी को क्या करेगा, डिक्रीज। हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे लो होती है, एकदम नहीं लो होती कि आज HIV एंटर किया और 2-3 दिन में हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी, भाई हम बीमार पड़ गए, 5-10 दिन बाद एड्स हो गया और चलो 15-20 दिन में छुट्टी। ऐसा नहीं होता। जिस पर्सन को एड्स हो गया उसकी डेथ तो पक्की है, बट जिसको HIV इन्फेक्शन होता है उसको एड्स में कन्वर्ट होने में बहुत साल लगते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एड्स में कन्वर्ट होने से रोक तो सकते नहीं हैं। अब HIV ने हमारी मशीनरी को तो बंद कर दिया, अपने जीनोम बनाने शुरू कर दिए, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो ये पीरियड होता है ना 5 to 15 ईयर्स का, इसको प्रोलोंग कर सकते हैं। कैसे प्रोलोंग कर सकते हैं? कोई बंदा है जिसकी लाइफ 10 साल की है, आप उसकी लाइफ को 30 साल का कर सकते हो, बट उसकी आप लाइफ को लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि HIV इन्फेक्शन में और एड्स होने में बीच में काफ़ी ईयर्स का गैप होता है। वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे प्रोलोंग कर सकते हैं किसी की लाइफ को। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एड्स हो गया है, ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं? तो जनरली देर आर 4 स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन, यानी कि 4 स्टेजेस में कुछ सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमें एड्स हो गया। सबसे पहले आती है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में देखो बहुत एक्यूट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वायरस का कंटेंट इतना ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता कि उसकी वजह से हमें बहुत सीवियर सिम्टम्स आएंगे। बहुत नॉर्मल नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, थकावट होगी, हमें फटीगनेस, और कई बार तो सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक होते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हमें एड्स हो गया है। और थर्ड थिंग इज़ स्वॉलन ग्लैंड्स, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, कई बार उसमें स्वेलिंग आ जाती है, या फिर और ग्लैंड्स होती हैं हमारी, उसके अंदर स्वेलिंग्स आ जाएंगी, बट पॉसिबली इसमें एसिम्टोमेटिक ही रहता है पर्सन, कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हमें नहीं शो होते। स्टेज 2, सेकेंड स्टेज में हमें थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सेकेंड स्टेज में हमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं, लाइक माउथ लेजन्स, स्किन लेजन्स, जेनाइटल लेजन्स। इनका मतलब, लेजन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी की इनसाइड या आउटसाइड कोई ऐसी आउटग्रोथ, जैसे कि कैंसर के अंदर होता है ना, कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, उसको हम कैंसर बोलते हैं। ऐसे ही लेजन्स के अंदर होता है, बॉडी के अंदर स्किन के अंदर ऐसी आउटग्रोथ मिलेगी या फिर बाहर, तो बट वो कैंसरस हो भी सकती है, कैंसरस नहीं भी हो सकती। तो कुछ इस टाइप की आउटग्रोथ हमें दिखाई देती है हमारे माउथ एरिया के अंदर, स्किन में, या फिर जेनाइटल रीजन्स में। हर जगह नहीं दिखाई देती, हर पर्सन के अंदर अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, बट पॉसिबल ये सिम्टम्स होते हैं। देन एयरवे इन्फेक्शंस, हमें जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर भी कुछ इन्फेक्शन महसूस होता है ड्यूरिंग द HIV इन्फेक्शन। देन थर्ड स्टेज में थोड़े थोड़े सीवियर जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि हमारा एक्सेस वेट लॉस हो जाता है, प्रोलोंग डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इस टाइप के सिम्टम्स हमें थर्ड स्टेज में दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग स्टेजेस में देखो कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं आते जिससे हमें पता लगे कि हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बट
एंड में जैसे जैसे ईयर्स में बढ़ता जाएगा इन्फेक्शन, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी वीक होगी उतनी ही हमारे आसपास की चीज़ें हम पे ज़्यादा अटैक कर पाएंगी। हमारे आसपास हमेशा बीमारियां बैठी रहती हैं, क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि हर चीज़ से लड़ सकें। वो तो बेचारा हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी तरफ से हर लड़ाई लड़ता है। अब उसी के ऊपर HIV अटैक करता जा रहा है, तो कुछ सालों में क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा और बीमारियां हमें घेरती जाएंगी। तो उसी हिसाब से स्टेजेस के हिसाब से क्या होता है कि हमें जो सिवियर सिम्टम्स है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। देन लास्ट स्टेज इज़ फोर्थ स्टेज, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। यानी कि इसके बाद इस स्टेज पे हमें पता लग जाता है कि हाँ, हमें एड्स हो चुका है, हमारी लाइफ बहुत कम बची है। तो बहुत सीरियस इन्फेक्शंस इसमें मिलते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। हमें एड्स लाइक थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, हमारे ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो जो सीवियर इन्फेक्शंस होंगे, केसेस होंगे, वो लास्ट में आते हैं, फोर्थ स्टेज में। और इस स्टेज में जनरली जो क्योर होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यानी कि फोर्थ स्टेज में आके हमें ये पता लग जाता है कि हमें एड्स हो चुका है और अब हम इसको क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स। देन टेस्टिंग, हम टेस्ट कैसे करते हैं? देखो, HIV के टेस्ट के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक एलाइसा और एक वेस्टर्न ब्लोटिंग। एलाइसा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट टेस्ट, बट ये एक नॉन कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इसके अंदर हम करते क्या हैं, बेसिकली एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को टेस्ट करते हैं ब्लड के अंदर। मान लीजिए कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन का हमने ब्लड लिया, ठीक है, उस ब्लड के अंदर हमें अभी हमें पता नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इन्फेक्टेड है। अब हमें उसके ब्लड के अंदर HIV की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ HIV की प्रेजेंस ही तो डिटेक्ट करनी है ना। तो HIV के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ वर्क करती हैं, यानी कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को लेके हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंटीबॉडीज़ लेते हैं और फिर ब्लड को उसके अंदर पोर करते हैं, जो भी हम वहाँ पे सैंपल लेंगे। तो उससे क्या होगा कि एंटीबॉडी और एंटीजन की क्या होगी वहाँ पे रिएक्शन, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन होता है। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि जो एलाइसा होता है, एलाइसा के अंदर हम जो वायरस है, जो एंटीजन है, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। बट अगर ये डिटेक्ट हो भी जाए ना, तो हम इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं मानते। कन्फर्मेशन के लिए हम अदर टेस्ट पे जाते हैं, दैट इज़ वेस्टर्न ब्लोटिंग। वेस्टर्न ब्लोटिंग एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि वो प्रोटीन जो सिर्फ HIV में ही मिलेगा। तो हम पर्टिकुलर जो टेस्ट होता है वो वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है, इसीलिए हम इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर हम पर्टिकुलर प्रोटीन को ही डिटेक्ट करेंगे। बट एलाइजा के अंदर पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता, इसीलिए हम उसको नॉन कन्फर्मेटरी मानते हैं। ये दो टेस्ट हम HIV के लिए जनरली करते हैं। देन ट्रीटमेंट, देखो, एड्स हमने कहा कि हम उसे क्योर नहीं कर सकते, उसका कोई इलाज नहीं है। जिस पर्सन को एड्स हो गया है, श्योरिटी है कि उसका जो लाइफ टाइम का जो लाइफ स्पैन है, उसका जो पीरियड है, वो बहुत कम बचा है। बट हम उसको क्योर तो नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, बट उसको एक प्रॉपर मेडिकेशन तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना। लाइक कि कोई मदर है, अगर उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम उसके बेबी को बचा सकते हैं HIV इन्फेक्शन से। अगर मदर HIV पॉजिटिव है, हम मदर को कुछ ऐसी प्रॉपर मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं। अगर उस मदर को पता है, वो सेल्फ कॉन्शियस है कि उसको HIV इन्फेक्शन है, तो वो डॉक्टर से डिस्कस कर सकती है कि मुझे इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर उसको प्रॉपर मेडिसिन्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसका जो इन्फेक्शन है वो उसके फीटस में जाने से बच जाएगा। ठीक है, तो हम एड्स वाले पर्सन की लाइफ को प्रोलोंग कर सकते हैं। कैसे? उसको हम कुछ
मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, देखो कि जब भी जो वायरल आरएनए है वो हमारे इम्यून सेल के अंदर एंटर करेगा तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसको वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। अब वो वायरल डीएनए जब हमारे होस्ट जीनोम के ऊपर एक्ट करके अपने खुद के वायरल न्यू आरएनए बनाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे उसको न्यूक्लियोटाइड्स की तो ज़रूरत होगी ना, बिना न्यूक्लियोटाइड्स के तो आरएनए बन नहीं सकता। तो वहाँ पे हम कुछ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स देते हैं जो कि जो वायरस है उसके रेप्लिकेशन को थोड़ा डिले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जाएंगे वो डिफेक्टेड होते हैं, हम एनालॉग्स दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो वायरस है उसकी जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो भी प्रोसेस होती है वो डिले हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यू प्रोटीन बनेगा या तो वो डिफेक्टेड बनेगा या फिर जो वायरस है उसको डिटेक्ट करने में टाइम लग जाएगा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये नकली है। अब आप ये इसको इस चीज़ से समझ सकते हो कि कोई दुकानदार है वो नकली सामान बेचता है बट प्राइस किसके देता है, असली के। ठीक है, इसी तरीके से जो ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होंगे ये उस नकली सामान की तरह हैं जिसके प्राइस तो वायरस को असली लगेंगे। वायरस सोचेगा कि हाँ भाई ये तो मेरे ही न्यूक्लियोटाइड है, बट वहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो ख़राब आएगा क्योंकि ये डुप्लीकेट सामान था। ठीक है, डुप्लीकेट हम न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वायरस है उसकी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा डिले किया जा सके या फिर इनहिबिट किया जा सके। जो बेसिक मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो कौन सी यूज़ होती हैं, एजिडोथायमिडीन या फिर हम इसको जिडोविडिन भी बोलते हैं। अब ये शुरू से यही मेडिसिन्स चलती आ रही है। हमारा बेचारा देश है उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है ना, और ना हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो बेचारे जब भी हमारा जो शुरू में 90s में जो मेडिसिन्स बनी थी हमने वहाँ पे जो मेडिसिन्स यूज़ करते थे आज भी हमारी कंट्री में वही मेडिसिन्स यूज़ हो रही हैं। तो इन मेडिसिन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एड्स वाले पर्सन की लाइफ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। क्योरिंग के लिए हम इसको नहीं यूज़ करते बट हाँ ट्रीट ज़रूर कर सकते हैं हम उसके इन्फेक्शन को। देन लास्ट वन इज़ प्रिवेंशन ऑफ एड्स। देखो जो एड्स है उसका क्योर, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, खुद को बचा तो सकते हैं ना एड्स से, प्रिवेंट तो कर सकते हैं। अब कैसे प्रिवेंट करेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता होना चाहिए कि एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है। अगर हम ये सोचें कि किसी को टच करने से एड्स हो जाएगा, किसी के साथ खाना खाने से एड्स हो जाएगा, तो वो हमारी गलत फहमी है ना, एड्स तो ऐसे होता ही नहीं। और जो मेन रीज़न्स होते हैं एड्स के हम उन पे फिर ध्यान ही नहीं देते। तो जो मेन रीज़न है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके बारे में लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री में गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं ना। तो वो क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं कि एड्स क्यों होता है और कैसे फैलता है ताकि लोग अपने आप को उससे बचा सकें। सेकेंड थिंग इज़ यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स। अगर हम ऐसी नीडल्स, ऐसे सिरिंज यूज़ करेंगे जो डिस्पोजेबल होती हैं तो जो ड्रग एब्यूज़ वाले पीपल हैं या फिर कई बार मिसयूज़ भी हो जाता है सिरिंजेस का, या फिर कई बार बाय मिस्टेक भी यूज्ड सिरिंज किसी दूसरे पेशेंट को लग जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमें बेसिकली डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करनी चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज़ करनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा कम रहे। नेक्स्ट थिंग इज़ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स। कंडोम्स का अगर हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देखो लोग क्या करते हैं कि सेफ्टी पर्पस को तो ध्यान में रखते नहीं हैं, वो क्या करेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो वहाँ पे हम अपनी कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं कि कंडोम्स को फ्री कर दो ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा सा इकोनॉमिक भी हो जाता है ना लोगों के लिए। कोई क्यों जाके, एक तो होता है कि थोड़ा शर्म आती है लोगों को जाके मेडिकल स्टोर पे अगर आप लेते हो तो उनको थोड़ा शाय फील होता है। सेकंड थिंग इज़
के पैसे भी वेस्ट होते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वायरस का जो इन्फेक्शन है उसका ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो अगर हम इस चीज़ का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उससे भी क्या होगा कि डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़। अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए कि ड्रग्स लोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में जा सकती है। वैसे तो जो लोग ड्रग लेते हैं उन्हें पता होता है इस चीज़ का, बट फिर भी अगर हम उन्हें कंट्रोल कर सकें, आजकल बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं इस चीज़ में, या फिर जो ड्रग एडिक्टेड पीपल हैं उनको ट्रीट करने में, उनका जो एडिक्शन है उसको ख़त्म कराने में भी हेल्प करते हैं ड्रग एडिक्ट्स को। तो जो ड्रग एब्यूज़ है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की हमें नीड है, क्योंकि हमारी जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जाती जा रही है। और जितना ज़्यादा हमारा यूथ ख़राब होगा, हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी फिर? अगर हमारे जो यंग पीपल हैं, वही हमारी जो यंग जनरेशन है वही ख़राब हो जाएगी, तो हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा? अपने देश के फ्यूचर को बचाने के लिए तो हमें ड्रग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जो लोग जिनको लेनी है वो तो मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमारा काम क्या है कि कंट्रोल करने का। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा के। नेक्स्ट थिंग इज़ रेगुलर चेकअप्स। देखो, अब जो HIV है हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में कहाँ से एंटर कर गया, ठीक है। वो हमारे किसी भी मिस्टेक की वजह से आ सकता है। तो हर एक पर्सन को अपना, मतलब आप ये बोलो कि कुछ कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद 6 महीने में, 1 साल में HIV का टेस्ट कराते रहना चाहिए। अगर रेगुलर चेकअप कराते हैं तो हम अवेयर रहेंगे कि हम HIV से सेफ़ हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एक बार जिसकी बॉडी में एंटर कर गई ना, उसको ख़त्म करके ही बाहर निकलती है। तो इसीलिए अपने आप को सेफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी सेफ़, और दूसरों को भी सेफ़ रखने में हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है। तो ये कुछ प्रिवेंशन मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों की शेमिंग नहीं करनी चाहिए। जिनको एड्स है उन्होंने कोई घोर पाप नहीं कर दिया है कि उनको एड्स हो गया है। हमें नहीं पता कि किस वजह से हुआ है, उनकी क्या मिस्टेक थी, या फिर क्या ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो गई। तो इन्फेक्शन की वजह से लोगों की जो हम सोसाइटी से उन्हें दूर कर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उन लोगों को सोसाइटी के लिए वो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि किसी के कांटेक्ट में आने से एड्स नहीं फैलता, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से। तो हम ये काम कौन करेगा? हम और आप जैसे लोग ही तो कर सकते हैं ना, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। तो हमें अपनी कंट्री को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, hit the bell icon and subscribe to our channel. Thank you.